यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। हम लोग किसका फीचर देख रहे हैं? ट्रेडिशनल सोसाइटी, परंपरागत समाज का पहला फीचर आपने क्या देखा? धर्म की प्रधानता। आते हैं दूसरा फीचर क्या है? इस बार यूपीपीसीएस में वर्ण व्यवस्था से सवाल पूछ दिया सोसाइटी में। वर्ण व्यवस्था, खास करके गांधी के वर्ण व्यवस्था के बारे में पूछा है। तो थोड़ा सा अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है? श्रम विभाजन, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, की इकाई के रूप में वर्ण व्यवस्था की उपस्थिति, यह प्राचीन लक्षण रहा है ना? परंपरागत समाज में वर्ण व्यवस्था की उपस्थिति। थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था को संक्षेप में समझते हैं। वर्ण का सामान्य अर्थ जो है रंग से है, परंतु भारतीय परंपरा में वर्ण व्यवस्था क्यों आया उसको भी समझते हैं। यहाँ पर लिखा क्या है? श्रम विभाजन की इकाई के रूप में। जैसे मान लीजिए यह समाज है जहाँ पर हजारों व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को कर्तव्य बताना, हर व्यक्ति को उसके जीविका के लिए कार्य उत्पन्न कराना, उपलब्ध कराना किसका दायित्व है? समाज का। अर्थात समाज को अपने हर सदस्यों के जीवन निर्वाह के लिए कोई भी आजीविका का साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। या तो वह खुद उपलब्ध कराए या उपलब्ध कराने का एक तरीका बता दे कि यूपीएससी आप करेंगे, आईएएस बनेंगे, सैलरी मिलेगी तो आपका घर चलेगा, है ना? यानी या तो आपको अन्न चावल दे दे या आपको एक तरीका बता दे, आपके लिए यह तरीका होगा। तो जो प्राचीन समाज था जहाँ पर जाति जैसी व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर समाज के सदस्य में आखिर कार्य का विभेदन कैसे हो, बंटवारा कैसे हो? तो इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली और यह जो था वह वर्ण था। यानी यह वर्ण क्या था? एक यूनिट था जिसके आधार पर हम समाज में डिवीजन करें, हम लेबर का, यानी जिसके आधार पर हम क्या करें? श्रम का विभाजन करें। और यह जो इकाई है यह दो आधारों पर निर्धारित की गई, पहला गुण और दूसरा कर्म। यानी वर्ण व्यवस्था में उसकी इकाई वर्ण थी और वर्ण किस पर आधारित था? दो चीजों पर, पहला गुण और दूसरा कर्म। क्या फिलॉसफी थी इसके पीछे समझे? ऐसा मान्यता था कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होते हैं, उसके अनुरूप वह क्या करता है? कर्म होता भी है। किसी को चित्र देखोगे कलाकारी करने में मजा आता है, कोई गायक बन जाता है, कोई जो है वह चित्रकार बन जाता है, कोई कुछ न कुछ। तो हर व्यक्ति में ऐसा मान्यता है कि कुछ न कुछ स्पेसिफिक गुण होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है, कर्म करता है। यानी यह जो गुण है उसी के आधार पर वह कर्म करता है। तो इसलिए अगर हम गुण और कर्म के आधार पर समाज के सदस्य को बांट दें तो कहीं ना कहीं उसके आधार पर लोगों को रोजगार भी क्या होगा? उपलब्ध हो जाएगा। यानी हमने इस वर्ण जो कि आधारित था गुण और कर्म पर, इसके आधार पर पूरे समाज के सदस्यों को बांट दिया और उस आधार पर हमने 4 वर्ण की बात की। सब पढ़े हुए हैं संक्षेप में। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब आप समझना, ये 4 पढ़ते आए हो संक्षेप में। आखिर इसका समाज का क्यों इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पीछे कारण समझना। सोचो आज से हजारों साल पहले, आज न कहते हो आपकी जिसमें जैसी योग्यता रहेगी उसके अनुरूप क्या करेगा? वो पैसा करेगा, उपार्जन करेगा, है ना? आप में आईएएस बनने का मटेरियल है तो आप आईएएस बन जाते हैं। यानी खुली प्रतिस्पर्धा छोड़ दें, गुण और कर्म के आधार पर समाज, ये 2020 में हो रहा है, लेकिन आज से हजारों वर्ष पूर्व दुनिया का कोई ऐसा समाज नहीं था जिसमें इतनी प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव डिवीजन ऑफ लेबर थी, जहां पर कहा गया कि हर व्यक्ति अपने गुण और कर्म के आधार पर क्या करेगा?
काम करेगा। और उसके आधार पर ब्राह्मण है तो आप क्या करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, पठन पाठन करेंगे। क्षत्रिय हैं तो प्रशासन देखेंगे, देश की सुरक्षा करेंगे। वैश्य हैं तो व्यापार वाणिज्य का विकास करेंगे। शूद्र है तो क्या करेंगे, सर्विस इंडस्ट्री में जाएंगे, सेवा करेंगे, है ना। अब आप देखना यह कितना फ्लेक्सिबल था, खास करके उत्तर वैदिक युग से, कि एक वर्ण से दूसरे वर्ण में लोगों का परिवर्तन होता था। कोई ब्राह्मण है, मन हुआ कि थोड़ा सा तलवारबाजी कर ले, क्षत्रिय बन गया। क्षत्रिय धर्म के गुण को एडॉप्ट किया, उसके अकॉर्डिंग बिहेव किया, वो क्षत्रिय है। एक वैश्य है, उसका मन हो गया ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण बना। ऐसे कई साक्ष्य हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी थी। और विभिन्न वर्णों के मध्य विवाह भी होता था और समाज जो है वो बेहतर रूप में चल रहा था। लेकिन उत्तर वैदिक युग के बाद कुछ ऐसी घटना देखी गई जिसने इस वर्ण व्यवस्था के अस्तित्व पर ही क्या कर दिया, प्रश्न चिन्ह लगा दिया। 2020 में आज भी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को आप थोड़ा श्रद्धा से देखते हो कि नहीं? गुरु को अन्य लोगों की तुलना में थोड़ा अधिक सम्मान देते हो ना? जब 2020 में यह आपकी मेंटालिटी है, तो आज से हजारों वर्ष पूर्व इन 4 वर्णों में किसके कर्म को थोड़ा प्रधानता दे रहा होगा समाज? सोचो। ऑब्वियसली कि ब्राह्मण वर्ण के जो व्यक्ति थे, जाति नहीं, उनको लगा कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अन्य वर्णों की तुलना में क्या है, अधिक है। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय भी हमको प्रणाम कर रहा है, वैश्य भी प्रणाम कर रहा है, शूद्र भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कुछ अलग है। ऐसी स्थिति में देखा कि क्षत्रिय ब्राह्मण बन गया, अरे ये तो वैश्य भी ब्राह्मण बन गया, तो हमारा अपना जड़ कमजोर हो रहा है, मेरा ये जो पोजीशन है यह क्या हो रहा है, डोल रहा है। तो कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारा जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रह जाए और वह क्षत्रिय न बन पाए, और क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण न बन पाए। तो इसी क्रम में कि अपना वर्चस्व बना रहे, तो ब्राह्मण वर्ण के कुछ व्यक्तियों ने षड्यंत्र करके कालांतर में इस वर्ण व्यवस्था के स्थान पर किसको उत्पन्न कर दिया, जाति व्यवस्था, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ही खत्म कर दी। कि हर, देखो यहाँ पर हर वर्ण का भी एक निर्धारित कर्म था, काम था, पठन पाठन करना, पूजा। यहाँ पर क्या कर दिया कि कोई हर जाति का एक क्या होगा, निर्धारित पेशा होगा। वो आगे हम लोग कास्ट में देखेंगे क्या है, यानी वर्ण का अपभ्रंश क्या है, यह है। अब सोचो कि हमसे पूछा क्या जाएगा, यूपीएससी क्या पूछेगा कि वर्ण व्यवस्था जैसी प्रगतिशील व्यवस्था ने भारतीय समाज के लिए क्या किया, उसका योगदान क्या है, एक लंबे समय तक स्थायित्व बना रहा। आज आप कर्म के आधार पर प्रतिस्पर्धा देखते हैं ना, तनाव देखते हैं समाज में, परंतु वर्ण व्यवस्था का यह एक अच्छाई भी तो थी कि कोई पठन पाठन करने वाला है तो वो ब्राह्मण वर्ण में है ना, तो कहीं ना कहीं लोगों को जीवन निर्वाह की, आजीविका की सुरक्षा भी क्या करता था, यह उपलब्ध कराता था। तो आएंगे हम लोग इस पर, थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लें तेजी से। वर्ण में पूछेगा नहीं यूपीएससी, चेंजिंग एस्पेक्ट पूछेगा। देखिए, प्राचीन भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित रहा है। वर्ण गुण एवं कर्म पर आधारित था। इस व्यवस्था में ऐसा माना जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ निश्चित गुण होते हैं जिसके अनुरूप वह कार्य करता है। इस आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वर्ण व्यवस्था अपने आरंभिक स्वरूप में विशेषकर उत्तर वैदिक युग से पूर्व एक प्रगतिशील व्यवस्था के रूप में रहा है। प्रगतिशील, दुनिया के कई विद्वानों ने वर्ण व्यवस्था की, जैसे मैक्स मूलर, सुना है नाम, एक जर्मन विद्वान थे, उन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था की जमकर तारीफ की है। कहा कि दुनिया में इतना फ्लेक्सिबल और इतना प्रोग्रेसिव डिवीजन ऑफ लेबर कहीं नहीं दिखा जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में खास करके वर्ण सिस्टम में था। तो कई विद्वानों ने इसकी बड़ाई की। वर्ण व्यवस्था अपने आरंभिक स्वरूप में विशेषकर उत्तर वैदिक युग में से पूर्व एक प्रगतिशील व्यवस्था के रूप में रहा, जहाँ विभिन्न गुणों वर्णों के मध्य खान पान, विवाह आदि होते थे एवं कोई भी व्यक्ति अपने गुण तथा कर्म में परिवर्तन लाकर अपना वर्ण परिवर्तित कर सकता था। परंतु उत्तर वैदिक काल के पश्चात वर्ण व्यवस्था का एक विकृत स्वरूप जाति व्यवस्था के रूप में दिखा। थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था का एक कॉन्टेक्स्ट हम लोग और कर लेते हैं कि गांधी के क्या विचार हैं, क्योंकि इस बार यूपीपीसीएस में पूछा है, हो सकता है सिविल में भी दिख जाए। गांधी, अंबेडकर, ये सब जो हैं ऐसे विचारक हैं। वर्ण व्यवस्था पर गांधी के क्या विचार है, थोड़ा उसको भी हम लोग समझते हैं।
गांधी का वर्ण, एक हेडिंग बना लो, गांधी के वर्ण व्यवस्था संबंधित विचार। गांधी के वर्ण व्यवस्था जब ये समझ जाओगे तो अंबेडकर और गांधी में कास्ट को लेकर क्या अंतर रहा था वो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या है गांधी के वर्ण व्यवस्था संबंधित विचार? क्या है, कुछ पढ़ा है? गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, बिल्कुल। किस रूप में? किस रूप में? गांधी का क्या मानना था वर्ण व्यवस्था में? क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या है कुछ? गांधी का मानना था कि जैसे हाथ की चारों उंगलियां समान नहीं है, वैसे जो एक वर्ण है वो चारों समान नहीं हो सकते, और जो जिस रूप में है वो उस रूप में सही कार्य कर रहा है। मतलब समाज की निर्भरता के लिए वो व्यवस्था जरूरी है। गुड। और ठीक, ठीक है, गुड। थर्ड क्या? समानता पर आधारित। कुछ आवाज आई, बोलिए ना, संकोच नहीं करना है, डिस्कशन बेस्ड। अब तो लिखने का काम ही नहीं है, जितना डिस्कस करोगे उतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा। हाँ, सामाजिक संतुलन बनाए रहेगा। ठीक है, और कुछ नया? तो वही तो पीढ़ी दर पीढ़ी आजीविका की सुरक्षा हो ही गया। और कुछ? जैसे गांधी का पहला स्टेटमेंट है कि जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पूरी धरती पर लागू होता है और सत्य है, तो हर हिंदू व्यक्ति के जीवन में वर्ण व्यवस्था उस न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह क्या है? सत्य है। गांधी का स्टेटमेंट है। यानी जो भी हिंदू धर्म का अनुयायी है उसके लिए यह उतना ही वैज्ञानिक है, उतना ही साइंटिफिक है जितना ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन का है। तो यह करता क्या है? गांधी कहते हैं कि जैसे आज आप मान लो ये जूता पहन रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल हो। सोचो आज से 100 वर्ष पूर्व जो जूता बना होगा, क्या वो इतना कंफर्टेबल होगा? उससे 200 वर्ष पूर्व जो जूता, या 500 वर्ष पूर्व जो जूता है, वो इतना कंफर्टेबल होगा आज के जूते की तरह? तो ये जो जूते में कंफर्टनेस बढ़ा है, यह कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क यानी श्रम का विशिष्टीकरण का उत्पाद है। एक व्यक्ति बनाने में, काम करने में, जूता बनाने में इतना निपुण था कि उसने बेहतर जूता बनाया, उसके बेटे ने उससे भी बेहतर बनाया, उसके बेटे ने उससे भी बेहतर बनाया, है ना। आज पूरी दुनिया में आप जिस नाइकी के जूते की बात करते हैं, एक जर्मन दो भाइयों ने मिलकर स्टार्ट किया था जूता बनाना, और पूरी दुनिया में नाइकी ने पूरे दुनिया में जूता के उद्योग को बढ़ावा दिया। तो गांधी का कहना है कि जो श्रम का विशिष्टीकरण होता है वह वर्ण व्यवस्था के कारण, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना निर्धारित क्या है? कर्म है। अगर वही कर्म वह करता आएगा तो एक और उसको आजीविका की सुरक्षा तो मिलेगी, उसकी पीढ़ी को भी, आने वाली पीढ़ी भी क्या करेगी? उससे वह विशिष्टता सीखेगी। एक ढोल बजाने वाले का बच्चा भी ढोल बजाना सीख लेगा, उसका बच्चा। तो कहीं ना कहीं ढोल बजाने की नई नई कला विधा क्या होगी? आती चली जाएगी। तो यह श्रम के विशिष्टीकरण का ही एक प्रकार से स्वरूप है, इसलिए वर्ण व्यवस्था बनी जाए। गांधी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में रिजिडिटी कभी नहीं हो, जैसे कि ये जो ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति हैं जीवन पर्यंत यही कर रहे, यह खराब है। और यही रिजिडिटी किस रूप में दिखी? जाति व्यवस्था के रूप में। तो गांधी कहते हैं कि समाज में एक बैलेंस यह कैसे बनाता है? हर व्यक्ति में अलग अलग गुण कर्म है, उसके अनुरूप जब वो काम करेगा तो हो सकता है कि कोई जो है दीवार बनाने का काम करे, कोई लोहे का उत्पाद बनाने का काम करे। तो एक तरह से कार्य में भी विविधता रहेगी और समाज की हर आवश्यकता की क्या होगी? पूर्ति होगी। तो गांधी इस रूप में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। यूपी में पूछा है, में भी आपको सिविल में भी दिख जाए गांधी व्यवस्था के, तो 2-4 पॉइंट नोट कर लो उस पे, वर्ण व्यवस्था संबंधित गांधी के विचार। पहला लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, प्रत्येक हिंदू के लिए वर्ण व्यवस्था न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की तरह ही
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की भांति या तरह ही वैज्ञानिक आधार पर लागू, वैज्ञानिक आधार पर लागू, वैज्ञानिक आधार पर लागू। सेकेंड पॉइंट, आजीविका की सुरक्षा अब देखो गांधीयन फिलॉसफी में कितना बढ़िया इसका इलस्ट्रेशन है, समझना। कहते हैं कि आप सभी जैसे आज क्या कर रहे हो, प्रतिस्पर्धा कर रहे हो ना। इस प्रतिस्पर्धा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको आजीविका की सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं होगा तो पिताजी का ये काम है, यही तो कर लेंगे, समझना। लेकिन आजीविका की सुरक्षा नहीं, इसलिए कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, ये चीजें आ गई आज। ऐसी स्थिति में क्या होता है, यह सुरक्षा जैसे ही असुरक्षा में बढ़ी, प्रतिस्पर्धा क्या हो गई, बढ़ गई। प्रतिस्पर्धा से क्या हुआ, तनाव हुआ। तनाव से क्या हुआ, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता बढ़ी और लोगों में कहीं ना कहीं विद्वेष की भावना बढ़ी। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति का हृदय परिवर्तन, गांधी की फिलॉसफी में कहा गया है कि हृदय परिवर्तन उस व्यक्ति का नहीं करा सकते जो व्यक्ति वर्ण व्यवस्था का फॉलोअर नहीं है, क्योंकि अनावश्यक उसको तो गारंटी ही नहीं है। पहले क्या था कि कुछ नहीं है, पिताजी जो है बढ़ई हैं, लकड़ी का काम कर लेंगे, कुछ नहीं है, पिताजी लोहार हैं, ये कर लेंगे। ऐसी स्थिति में आज जो है वह आजीविका की सुरक्षा नहीं होने के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। क्या लिखा, आजीविका की सुरक्षा के कारण ईश्वरीय भक्ति हेतु पर्याप्त समय, ईश्वरीय भक्ति आराधना हेतु पर्याप्त समय, नेक्स्ट, श्रम का विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क या लेबर, श्रम का विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण मतलब विशिष्टता उसमें आ गई, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, श्रम का विशिष्टीकरण। नेक्स्ट, समाज में समाज की आवश्यकताओं के आधार पर, समाज में समाज की आवश्यकताओं के आधार पर संतुलन, संतुलन। नेक्स्ट, विभिन्न वर्णों के मध्य खान पान, विभिन्न वर्णों के मध्य खान पान, सामाजिक संबंध, खान पान सामाजिक संबंध आदि के कारण, खान पान सामाजिक संबंध आदि के कारण सामाजिक समरसता, सोशल हार्मनी, खान पान सामाजिक संबंध के कारण सामाजिक समरसता, सामाजिक भाईचारा जिसको कह लो अमोल बाल में, सामाजिक समरसता में वृद्धि है ना। ये गांधी के वर्ण आश्रम पर विचार हैं। अब थोड़ा सा गांधी की बात की तो संक्षेप में यहाँ पर अंबेडकर किसकी बात क्या कहें, अंबेडकर भी क्या मानते थे वर्ण व्यवस्था को। जैसे वर्ण व्यवस्था का ही अभी आपने देखा ना, इसी का विकृत स्वरूप खास करके उत्तर वैदिक युग में क्या हो गया, जाति, यानी इसी का विकृत स्वरूप जाति है। तो इस जाति की जड़ें कहाँ है? अंबेडकर का स्टेटमेंट है कि इस भवन, जीर्ण शीर्ण भवन को गिराकर इसकी जड़ों को उखाड़कर नया भवन खड़ा करना होगा। जड़ कहाँ है इस कास्ट का? कास्ट का रूट कहाँ है जी? वर्णा सिस्टम से, कि ब्राह्मण को लगा कि वो अन्य की तुलना में क्या है, क्षत्रिय की तुलना में ये क्या है, ऊंचे हैं, तो इन्होंने अपना बनाए रखने के लिए कास्ट सिस्टम को उत्पन्न किया। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग।
ऐसी स्थिति में अंबेडकर वर्ण व्यवस्था को भी नहीं मानते थे। कहते थे कि यह खास करके समाज के प्रबुद्ध वर्ग, खास करके पांडित्य वर्ग, ध्यान रखना, ब्राह्मण का मतलब हमेशा जाति ही मत समझे। जैसे कई बार बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं पांडित्य वर्ग या ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब जाति मत लें, पठन पाठन करने वाला कोई योग्य व्यक्ति। तो अंबेडकर जाति के रूप में नहीं, वर्ण के रूप में कहते हैं कि यह ब्राह्मण वर्ण की कारीगरी है, कास्ट सिस्टम। उन्होंने अपने डोमिनेंस, प्रभुत्व को बनाए रखने की कालांतर में एक ऐसी व्यवस्था को उत्पन्न कर दिया जिसकी जड़ों को सदियों में अब तक उड़ेदा नहीं गया। तो अंबेडकर इसके सख्त विरोधी थे। अंबेडकर का और कोई विचार कभी माना ही नहीं वर्ण व्यवस्था, बोला साइंटिफिक है ही नहीं, इसमें इतना कमी है कि उत्तर वैदिक युग तक आते आते या फ्लॉप हो गया, तो इस व्यवस्था को कभी नहीं माना जाता है। यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे।